जी महाराज, मेरी ये जिज्ञासा की जर्नी 98 में शुरू हुई। जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में काम करता था, संचार भवन में। मेरे साथ में मेरे कई सारे साथी थे। उनसे कई बार इस तरह का जिक्र चलता रहता था कि भाई, मन में सडनली एक इच्छा हुई कि अपना एक गुरु होना चाहिए। तो मैं अक्सर जिक्र करता था लोगों से, उनके गुरुओं के बारे में सुनता था। बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते थे कि भाई आपको हम अपने गुरुजी से मिलवाएंगे। किसी के गुरु हरिद्वार में थे, किसी के गुरु ऋषिकेश में थे। इस तरह से बातें चलती रहती, पर कभी ऐसा मन नहीं हुआ, अंदर से ऐसी कुछ इच्छा शक्ति नहीं हुई, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं हुई कि चलो आज इनके साथ चलते। समय बीता गया। सन 2000 में कमांडर शर्मा, आप लोग सब जानते ही हैं उनको, तो ये मेरे बहुत पुराने मित्र। हम दोनों ने रुड़की यूनिवर्सिटी से साथ साथ ग्रेजुएशन किया। तो आप समझ सकते हो कि हमने 72 से हम दोनों साथ साथ, तो ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स का पीरियड। तो ये दिल्ली में पोस्टेड थे उन दिनों, और मैं भी दिल्ली में था। तो हमारा आना जाना होता रहता था। दोनों के घरों में फैमिली रिलेशंस भी हैं। एक बार इन्होंने मुझसे, और इनको मैं डायबिटिक हूँ काफी टाइम से, एक बार कमांडर शर्मा ने मुझसे कहा कि यार एक गुरुजी हैं जो कि एम्पायर स्टेट में हैं, और वो अपने हाथ से प्रसाद देते। सो दैट वाज द टिपिंग पॉइंट। वो एक आकर्षण का बिंदु बन गया कि महाराज अपने हाथ से प्रसाद देते। तो इसको मालूम था कि मैं डायबिटिक हूँ, रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो मीठे की बात होगी तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। खैर, वो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा भाई ठीक है, आप मुझे गुरुजी के पास जरूर लेके चलना। बात आई गई हो गई। सन 2000 का धीरे धीरे समय निकलता गया। 2001 आ गया। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जिससे कि ये चीज पता चलेगी कि भगवान के यहाँ सब चीजें एक स्कीम ऑफ थिंग्स में फॉल होती जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज बाई कॉन्सिडेंस है या बाई लक है। नो, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक वो आपसे नहीं जुड़ना चाहेगा, तो आप नहीं जुड़ सकते। धीरे धीरे समय निकलता गया। इस बीच में कमांडर शर्मा ने हमें एक कैलेंडर दिया। तो उनके पास भी गुरुजी का एक कैलेंडर आया था। उन दिनों गुरुजी के कैलेंडर ऐसे नहीं छपते थे जैसे आजकल गुरुजी का आश्रम हर साल छापते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी किसी संगत को ये अनुमति मिलती थी गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। गुरुजी की अनुमति मिलती थी कि ठीक है। तो ये उस साल शायद पहली बार ऐसी कैलेंडर छापने की किसी को अनुमति मिली थी, किसी संगत को। तो उन्होंने कुछ कैलेंडर छपवाए। कमांडर शर्मा को 2 कैलेंडर मिले, एक उन्होंने अपने पास रखा, एक हमें कहा कि भाई आपको एक कैलेंडर चाहिए आज का। उन दिनों हम दिल्ली में वसंत कुंज में रहते थे। तो हमारा एक ड्यूप्ले फ्लैट था जिसमें उस ड्यूप्ले फ्लैट में संगत जी, जहां सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए, उसके नीचे एक छोटा सा एल्कॉब था जिसमें हमने मंदिर बनाया हुआ। उस मंदिर में हमारी आंटी ने वो कैलेंडर लगा दिया। जनवरी 26 आई थी, जब मुझ में बहुत जबरदस्त भूकंप आया। उस समय सुबह का टाइम था। आंटी पूजा कर रही थी और मैं पूजा करके उठाई था, तो सडनली भूकंप आया और बड़े जोर से थर्ड जाता हुआ द होल बिल्डिंग शो। इतना जबरदस्त भूकंप था कि दिल्ली में भी काफी जबरदस्त ट्रेमर्स आए थे उसके। और उसके बाद में इनको दिखाई दिया कि सामने हमारे मंदिर में एक छोटा सा सिंहासन था भगवान का, जिसमें कुछ मूर्तियां रखी हुई थी। उस सिंहासन में कोई दिव्य पुरुष बैठे हुए हैं, सफेद चूले, और उनका साइज इतना बड़ा है, मतलब जैसे कई बार आप लोग देखते हैं ना कि हनुमान जी का शरीर बढ़ता चला जा रहा है, वो मतलब भूधराकार हो गए हैं, पहाड़ की तरह से हो गए, उस तरह से। एंड शी वाज हमारी आंटी ताजुब कर रही थी कि ये छोटे से सिंहासन में ये इतने बड़े महापुरुष कैसे बैठे। तो एकदम से इन्हें जो है देख करके डर भी लगा और बहुत जोर से रोना आया, जो इन्होंने मुझे बाद में बताया अपना एक्सपीरियंस। और फिर इन्होंने देखा कि वो जो महापुरुष बैठे हुए थे वो बिल्कुल जो कैलेंडर में आकृति थी उससे मिलते जुलते। तब तक हमने गुरुजी को सामने आमने सामने फेस टू फेस तो देखा नहीं था, बस कैलेंडर में देखा था कि ये गुरुजी हैं जिनके बारे में बात चल रही थी। तो ये हमारा पहला एनकाउंटर था। उसके बाद खैर ऐसा लगा कि चलो भाई,
पता नहीं क्या था, क्या क्या था। लेकिन फरवरी में फिर मैंने कमांडर शर्मा से कहा कि भाई आपने, अंदर से कुछ ऐसा हुआ, मैंने कहा कि आपने गुरुजी का जिक्र किया था और आप समझिए कि उस टाइम मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। वो जो पहला आकर्षण था प्रसाद का, हलवे का, दैट वाज नॉट देयर, पर मन में हुआ। और मैंने इससे कहा कि कमांडर शर्मा, आपने गुरुजी का जिक्र किया था और हमें कहा था कि आप लेके चलोगे, क्या हुआ उसका? तो देन ही सेट कि यार वो पंजाब गए हुए हैं और वो पंजाब से शायद अप्रैल में लौट के आएंगे, तो तब हम चले। खैर अप्रैल आ गया, फिर मैंने इनको एक दिन अप्रैल में याद दिलाया कि भाई आपने कहा था तो गुरुजी के पास चलते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम अगले वीक चले। इस तरह से करते करते संगत जी 2 मई का दिन आ गया। 2 मई के दिन हमारी आंटी का जन्मदिन। उस दिन अंदर से मेरे इच्छा हुई कि आज गुरुजी से जरूर मिलना। हमारी आंटी की भी इच्छा हुई, तो हम दोनों विचार करने लगे कि आज शाम को चलना है। पर जैसे ही आफ्टरनून में शाम को समय हुआ, हमें ये मालूम चला था कमांडर शर्मा से कि महाराज शाम को बैठते हैं और मंदिर शाम को ही खुलता है सत्संग के संगत के लिए। तो शाम जैसे ही हुई, बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा। सो मच सो कि हमारे कोर्टयार्ड में जो एक पहाड़ पेड़ लगा हुआ था, उसकी भी टहनियां वगैरह टूट के गिर गई। तो मैंने कमांडर शर्मा को फोन किया, मैंने कहा यार आज ऐसे ऐसे हमारा गुरुजी के पास जाने का मन था। तो देन ही सेड कि यार आज तो बहुत मौसम खराब है, यहाँ बहुत ही आंधी चल रही है। तब तक कमांडर शर्मा गुड़गांव आ गए और मैंने इनसे कहा कि नहीं भाई आज तो जाना है और आप हमें एड्रेस बता दो, हम खुद चले जाएंगे। खैर इनसे इतनी घनिष्ठता थी कि इन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। नहीं के और महाराज का छोटा आश्रम एम्पायर स्टेट कॉलोनी में था। तो हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट के जो गेट है, मेन गेट, उसके बाहर गाड़ियों की पार्किंग होती थी, वहां गाड़ी पार्क की, पार करके अंदर गए। अंदर जाकर के 7:30 से महाराज का कमरा खुलता था। उसके बाद में संगत जाकर के बैठ जाती थी, शब्द कीर्तन शुरू हो जाता था, ये नियम था। और लगभग 7:30 के करीब, 7:30 के बाद में 5 मिनट 10 मिनट के बाद महाराज अपना चूल्हे में आते थे और अपनी गद्दी पर बैठते थे। उसके बाद दिनचर्या शुरू होती थी, जो कि नॉर्मली उसके बाद चाय प्रसाद का वितरण होता था। महाराज कुछ लोगों से बातचीत करते थे, कभी कभार सत्संग के लिए किसी को बोलते थे। एंड देन उसके बाद 9:30 के करीब वो जनरली लंगर की कॉल आती थी। लंगर करने के बाद में लोग या अपना आज्ञा लेकर के एक एक करके, जैसा महाराज जब आज्ञा करते थे तो अपने अपने घर के लिए जाते थे। तो ये दिस वाज द रूटीन। तो उस दिन की जो मेरी अनुभूति थी संगत जी, क्योंकि तो एक पूरे जीवन के लिए एक चिर अनुभूति हो गई। 7:30 बजे जैसे ही महाराज आए और उनका इतना सुंदर चोला था और फ्रेग्रेंस आ रही थी, उनके जैसे उनके कमरे से फ्रेग्रेंस फूट करके आ रही हो और उनके साथ साथ चल रही हो, इस तरह का वातावरण था। और उन दिनों संगत ज्यादा नहीं होती थी, 40-50 लोग उस समय बैठे होंगे। ये मई 2001 की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही महाराज आकर के बैठे और उनकी तरफ दृष्टि गई, तो मन में ये भाव आया कि ये तो साक्षात भगवान, मेरी 2-3 साल से तलाश चल रही थी ये गुरु की, और यहाँ साक्षात भगवान। तो मन इतना आत्मविभोर हो गया। आई थिंक इस अनुभूति को शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है कि उस समय क्या भाव आ रहे। आप समझ सकते हो कि अगर आप, हर व्यक्ति की अपनी कल्पनाएं होती है भगवान के बारे में, भगवान ऐसे होंगे। कई बार हम इच्छा करते हैं, फोटो में देखते हैं, उसको लेकर के रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के, महाशिव के स्वरूप को देख करके हमारे मन में एक चित्रण होता है भगवान का। उसके बाद में उसके बैकग्राउंड में ये भी होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा प्रकाश का पुंज है, वो ऐसा शक्ति का पुंज है जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, बहुत सारे अनंत ब्रह्मांडों को चला रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर के जो आपके मन में, दिमाग में जो एक भगवान की कल्पना आती है, वो कितनी ओवरवेलमिंग होती होगी, कितनी मतलब वो किस तरह से आपको प्रभावित करेगी, उसको आप सोच करके देखें। सो वो सारी की सारी फीलिंग जब आपके सामने बैठी हूं, इस तरह के भाव आए। तो मैं कभी गुरुजी की तरफ देखता था, थोड़ी देर में फिर एज की वजह से, उनके ऑरा की वजह से आंखें अपने आप थोड़ी झुक जाती थी। फिर उत्कंठा से देखते थे, चाव से देखते थे, फिर यही हॉल होता था। इस तरह से करते करते पता नहीं चला, तब चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद ली,
धीरे धीरे समय निकला और लंगर का समय हो गया। उसके बाद में आज्ञा लेकर चले गए। पहले दिन के इस अनुभव के बाद में देखिए, प्लान में नहीं था कि भाई हम ऐसे गुरु के पास जा रहे हैं। नॉर्मली आप गुरुओं के पास में ओकेजनली जाते हो, हर आदमी अपने गुरु के पास जाता है, फिर उसके बाद अपने दिनचर्या में लगता है, फिर कभी किसी मौके पे जाता है। पर यहाँ पता चला कि ये मतलब हर दिन होता है वीक में, तो मन हुआ कि यहाँ बार बार आया जाए। तो ऑफिस मेरा दूर था, शाम को आने में देर हो जाती थी, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम हर बृहस्पतिवार को, जिस दिन गुरुवार को आया करेंगे, और हमने आना शुरू किया। अब महाराज का अपना तरीका है, तो कई हफ्ते बीत गए इस तरह से आते जाते, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, पर कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ अटपटा हो रहा है कि इन्होंने पूछा नहीं। और हम देखते भी थे कि जनरली गुरुजी किसी से बात कर ली तो कर ली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, अब सब चल रहे हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं अपना। मैं आपको उस क्षण की अनुभूति जरा बताना चाहता हूं कि अगर आप भगवान के सामने हो और भगवान के मुख से कुछ आपके लिए शब्द निकले, तो आपके रोमांच का क्या लेवल। मेरे ख्याल में हर व्यक्ति किंग, जिसे कहते हैं ना, किंग करता हुए विमूढ़ हो जाएगा, ऐसा हतप्रभ हो जाएगा कि उसे समझ में नहीं आए कि वो क्या करे। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ, जब 4-5 हफ्ते के बाद एक दिन महाराज ने पूछा कि नाम, देन आई टोल्ड माय नेम। तो मुझे पंजाबी आती नहीं है, आई एम नॉट पंजाबी स्पीकिंग, तो इसलिए टूटी फूटी जैसी भी है, जैसा मुझे याद पड़ता है। देन ही सेड कि कितने आए हो, देन आई सेड कि महाराज यही वसंतपुर से आते। तो देन ही इंक्वायर्ड कि आप कहाँ काम करते हो, और 2-3 चीजें पूछ करके अच्छा आया करो। तो तब तो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन बाद में बहुत सारी संगतें भी बताया, और अंदर भी ऐसा लगा कि महाराज ने कहा आया करो, इसका मतलब नाउ आई कैन फ्रीली कम। और अब एक फीलिंग ये आई कि अब महाराज को पता है कि ये प्रेजेंस है, ये नॉलेज काइंड ऑफ थिंग। लेकिन सच तो ये है कि बुलाया उन्होंने था, और जैसा कि बहुत सारे संगत का एक्सपीरियंस है, महाराज ने भी शायद किसी संगत से कहा था कि तुम्हें पता नहीं है तुम कितने कब से जुड़े हुए हो, कितने जन्मों से जुड़े हुए हो, या कितने जन्मों पहले मेरे से पहले मिले थे। तो इस तरह से फर्स्ट एनकाउंटर हुआ। एंड देन एक दिन मुझे पहला एक्सपीरियंस हुआ पावर का। हालांकि मैं कुछ ऐसे चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा था, ना ऐसी कोई इच्छा थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटना हुई जिसको मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा। गर्मियों के दिन थे, घर में एसी चलता रहता था, तो सुबह को एसी के कई बार मैं एसी के सामने थोड़ा अपना एक्सरसाइज का रूटीन करता था। तो फुल ब्लास्ट एसी चल रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और उसकी वजह से सामने से ठंडी हवा आने की वजह से और एक्सरसाइज दोनों की कॉम्बिनेशन में मेरे दाएं गाल पे स्टिफनिंग सी हुई मसल की, और जिसे मेडिकल टर्म्स में बेल्स पैल्सी कहते हैं, और मुझे लगा कि पूरा मेरा दायां फेस पैरालाइज हो गया। शीशे में जाके देखा मैंने, दैट वाज ट्रू, बिल्कुल एक तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया था। मैंने आंटी को दिखाया, शी वाज आल्सो वरी, काफी उनको लगा ये क्या हो गया। खैर ऑफिस का दिन था, तो मैं किसी तरीके से ऑफिस गया, और बड़ी अजीब स्थिति थी, क्योंकि फेस ऐसा था और कुछ ना खा सकते या ना पी सकते, क्योंकि जब आप पानी भी पीते थे तो वो एक साइड से थोड़ा थोड़ा ड्रिप करता था। एंड एनीवे दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। तो किसी तरह से मैं ऑफिस से लौट के आया। उस दिन थर्सडे का ही दिन था, और हमारा गुरुजी के पास जाने का था। अब मेरे सामने समस्या थी, मैंने कहा वहाँ चाय प्रसाद मिलेगा, और इस बीच में मैं कई सारे डॉक्टर से बात कर चुका था। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, आप ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एंड दिस विल टेक टाइम, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करो, कल आओ परसों आओ, अपॉइंटमेंट लो। ये सब चल ही रहा था कि शाम को मेरा वहां जाने का कार्यक्रम था, और मुझे लगा कि आज मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि वहां चाय प्रसाद भी मिलेगा, तो चाय प्रसाद में नहीं पी पाऊंगा, वहां बैठूंगा कैसे। एक अंदर से ये थोड़ा सा शर्म भी महसूस हो रही थी कि ऐसी स्थिति में जबकि फेस इस तरह से कॉन्कॉक्टेड है, तो कैसे जाके बैठेंगे। खैर बड़ी हिम्मत की, अंदर से लगा कि नहीं मुझे बात तो जाना चाहिए, तो मैं चला गया। बस मन में यही हो रहा था कि गुरुजी महाराज चाय प्रसाद जब आए तो ऐसा ना हो कि चाय का पीना एम्बैरेसिंग हो जाए। मैं आपको सच बताऊं, खाली यही फीलिंग हो रही थी, क्योंकि ये तो था नहीं, तब तक दिमाग में नहीं था कि यहाँ मतलब यहाँ कितनी पावर है,
क्या महाराज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पर मन में ये था कि चलो 2-3 मतलब अगले दिन का मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया था, मैं डॉक्टर से मिलेंगे। कमांडर शर्मा से भी मैंने जिक्र किया था, तो ये किसी होम्योपैथ को जानते थे। देन ही सेड कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। ये सब चल ही रहा था, तो तब तक चाय प्रसाद आ गया। संगत जी, आप समझिए कि जब प्रसाद आया तो मैं बड़ी मुश्किल से, वेरी हेजिटेंटली मैंने उसको मुंह से लगाया और इस तरह से मैंने पीने की कोशिश की कि बहुत छोटी सी पीऊं ताकि ड्रिपिंग की कोई चांस ना हो। बट देन नथिंग हैपेंड। फिर मैंने बड़ी सी पी, नथिंग हैपेंड, इट वेंट वेरी नाइसली। मुझे लगा कुछ इस तरह की फीलिंग हुई, वहां मेरा तो था नहीं, कुछ ऐसा भी तरीका नहीं था, कोई देख ही नहीं रहा था कि कोई पॉइंट आउट करे कि आपको क्या हो गया क्या नहीं हो गया। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि सब कुछ शायद ठीक हो गया। उसके बाद में एक चाय और आई, उसको भी मैंने पी लिया। फिर लंगर आया, लंगर प्रसाद हो गया। उसके बाद हम घर आए। घर आकर के जब मैंने देखा मिरर में, देन द प्रॉब्लम वाज 95%। ये मतलब मेरे लिए पहला रेवलेशन था कि ये क्या चीज है। तो लगा कि ये क्या हुआ भाई। मैंने आरटी को दिखाया, उन्होंने कहा है तुम्हारा बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक है। उसके बाद अगले दिन मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, तो मैंने उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया। देन ही सेड कि आप थोड़ा सा है ये, तो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने कहा कि इसमें 15 दिन लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, बट विद इन 3-4 डेज माई फेस वॉज नॉर्मल। अगले थर्सडे जब गया, आई वॉज परफेक्टली नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं थी, ना मुझे स्पीच में कोई प्रॉब्लम हुई, ना खाने पीने में प्रॉब्लम हुई, एंड इट वॉज ऑल विद इन द सेम डे। जब मैं जाकर के महाराज के पास बैठा, चाय प्रसाद लिया, और जैसे उस चाय प्रसाद से ही सब कुछ हो गया। तो ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद इस जर्नी पे चलते रहे, जाते रहे। मैं आपको छोटे छोटे 3-4 अनुभव बताऊंगा, सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ईज विद अस, और हमें कुछ भी ना समझने की जरूरत है, ना कहने की जरूरत है, ना मांगने की जरूरत है। हर आदमी की लाइफ में परेशानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं। सेम थिंग वाज विद मी। गवर्नमेंट जॉब में थे, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ऐसी एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी बात की प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी दिमाग में उसको लेकर। सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि उस प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी मन में, मस्तिष्क में कोई परेशानी नहीं थी। आई थिंक दिस वाज बिकॉज ऑफ गुरुजी। ये गुरुजी के का प्रभाव था, गुरुजी का सानिध्य था, जिसकी वजह से मन में कभी कोई चिंता, कोई परेशानी आई नहीं। खैर, एक दिन कुछ टाइम निकल गया, मे बी आई थिंक परेशानी आने के 3-4 महीने बाद सडनली एक दिन गुरुजी ने अपने किचन कैबिनेट पे बैठे हुए थे, इनफॉर्मली अपने फॉर्मल कपड़ों में, जैसे कई बार वो पैंट और टी शर्ट में बैठे रहते थे, हम लोग गए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ काम करते हो? देन आई टोल्ड कि मैं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में काम। अच्छा। तो उन दिनों अरुण शौरी हमारे मिनिस्टर को। तो उनका अच्छा, तुम्हारे मिनिस्टर अरुण शौरी है ना? मैंने कहा जी गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ हमारे जनरल मैनेजर उस टाइम मिस्टर खन्ना होते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारा जीएम खन्ना है ना? मैंने कहा जी गुरुजी। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। 2-3 सेंटेंसेस उन्होंने बात की, पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने पूछा, बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये उनका तरीका था आपको एहसास कराने का कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और यू नीड नॉट वरी। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई बात नहीं हुई कि महाराज कोई परेशानी है। जब 2-3 बातें हुई और देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। लेकिन उसके ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते बाद आई गॉट अ लेटर कन्फर्मिंग कि भाई वो प्रॉब्लम खत्म। ये मेरा दूसरा अनुभव था कि उस जगह पे जहां महाराज हैं, आप जब एक बार जाते हो तो क्या क्या हो सकता है। तो संगत जी, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली से गुजरात, और मैं कभी, मेरा 7-8 साल से पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, तो बड़ा हेजिटेशन था गुजरात जाने में, कि ये भी पता नहीं था कि वहां फैमिली को भी ले जा सकेंगे, नहीं ले जा सकेंगे। ये सब सोचते सोचते काफी मन में रेजिस्टेंस होता जा रहा था कि मैं गुजरात का ट्रांसफर अपना शिफ्ट करा, चेंज करा। तो मैंने ऑफिस में भी कहा, और हमारे सीनियर्स दे एग्री, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है,
आप छुट्टी अप्लाई कर दो, एक आध महीने छुट्टी पे रहो, इस बीच में कोई ना कोई कोर्स आपके लिए निकल आए। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से एक बार कहा, गुरुजी मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया। तो गुरुजी ने हंस के कहा, फिर की चंगा है। तो आप ये देखिए, मैं जिस चीज को आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो एक अनुभूति है, और वो अनुभूति ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि चंगा है। एंड जो मेरे अंदर हेजिटेशन था, डर था गुजरात का, वो ऐसे गायब हो गया। आई फेल्ट सो लाइट, एकदम लाइट हार्टेड। मैं घर वापस आया, अगले दिन ऑफिस गया और मैंने डायरेक्टर से कहा कि मैं गुजरात जाने के लिए तैयार। ही वाज सरप्राइज्ड कि यार ये आदमी पिछले 2-3 हफ्ते से रेजिस्ट कर रहा है, छुट्टी लेने तक वो तैयार था, और सडनली इसको क्या हो गया दैट ही इज सेइंग टुडे कि मैं गुजरात जाने को तैयार। खैर एनीवेज, ये तो ऑफिशियल काम था। उन्होंने कहा ठीक है। आई वेंट टू गुजरात, और वहां मेरे डर के खिलाफ वहां मैं 2.5 साल रहा, और 2 साल का टेन्योर था। 2 साल कभी मैं 2.5 साल वहां रहा, बहुत अच्छा टेन्योर रहा मेरा। आई प्रोग्रेस्ड वेरी वेल, सब लोग खुश थे, काम बहुत बढ़िया था। गुजरात भी मुझे अच्छा लगा, स्टे भी बढ़िया रहा। तो इस वाज द थिंग। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सत्संग है। जब मैं वहां से गुजरात से मैं हर छुट्टी पे, हर फंक्शन पे गुरुजी के बड़े मंदिर आता था। जब भी कोई फंक्शन होता था, लाइक उनके जन्मदिन पे, शिवरात्रि पे, 31 दिसंबर को आता रहता था। बीच बीच में भी जब भी मौका लगता था आता, और एम्पायर स्टेट जाते थे हम, छोटे मंदिर। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम निकल गया, जब 2-2.5 साल हो गए। फैमिली, मेरी आंटी यही थी दिल्ली में, क्योंकि बेटा यही है, जॉब करता था, तो वो लोग यही मेंटेन कर रहे थे। तो मैंने मन में ये आता था कि अच्छा आपको वापस आ जाए, जैसे जनरली हर सरकारी लोगों के साथ होता है कि भाई ठीक है आप ट्रांसफर वापस करा लो, दिल्ली वापस आ जाओ। तो लेकिन कभी जो गुरुजी से ये कहने की हिम्मत नहीं हुई, अंदर से मन भी नहीं हुआ कि गुरुजी से कहे कि गुरुजी अब वापस बुला लो। ये 2007 की बात है। 2004 में मैं गया था वहां, और 2007 में जनवरी में मैं 31 दिसंबर के प्रोग्राम में आया हुआ था। उसके बाद वाले थर्सडे पे हम एम्पायर स्टेट थे। गुरुजी नीचे फ्लोर पे कारपेट पे बैठे हुए थे, हीटर चल रहा था, काफी सर्दी के दिन थे, संगत भी उनके चारों तरफ वही बैठे। मैं और आंटी भी गए। मैं अपने उनके मत्था टेक करके आगे निकल गया, आंटी मत्था टेकने लगी। तो गुरुजी ने मुझे आवाज दी। तो मैं जैसे ही मुड़ा, तो गुरुजी ने पूछा कि कितों आए हो। तो आंटी ने मुझे आवाज दी कि गुरुजी को पूछ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा तू ही दस दे। तो आंटी ने कहा कि गुरुजी वसंतकुंज से आते हैं, लेकिन आजकल ये पता नहीं कैसे हिम्मत होगी। उन्होंने कहा लेकिन आजकल ये गुजरात, शायद ऐसे रूटीन लेकर होगा। तो गुरुजी ने कहा अच्छा। फिर इनकी थोड़ी और हिम्मत पड़ी आंटी की। इन्होंने कहा कि गुरुजी लेकिन वहां 2.5 साल हो गए हैं। तो आप देखिए कि गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा फिर तो इतने ही आ जाए, फिर तो इतने ही आ जाए, बस इतना उन्होंने कहा। फिर हम लोग बैठ गए। उसके बाद मैं लौट करके गुजरात गया, और आपको सुन के अचंभा होगा कि नॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो ट्रांसफर लिस्ट निकलती है, वो जनरली हर एक मंत्रालय में ऐसा ही होता है कि मार्च अप्रैल में निकलती है। वही बच्चों के एडमिशन का सीजन होता है, मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद नॉर्मली ट्रांसफर होती है। और हमारे यहाँ रूटीन में जब ट्रांसफर लिस्ट निकलती थी, तो कम से कम उसमें 15-20 जीएम्स का नाम होता था, लेकिन एक सिंगल जीएम का ट्रांसफर ऑर्डर निकला 14 जनवरी को, मेरे नाम का ट्रांसफर ऑर्डर, और वो भी दिल्ली का, जो कि मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में 7 साल काट चुका था, और मेरी पहली पोस्टिंग दिल्ली से बाहर गुजरात हुई थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई इंडिया में कहीं भी फेंक देगी। तो दिल्ली में मेरा आई वाज ट्रांसफर बैक टू दिल्ली। ये महाराज की कृपा थी कि जस्ट उनका मन हुआ कि हमें ठीक है अब तो इतने आ जा, एंड विद इन अ वीक दिस हैपेंड। और जनरली इस तरीके के ट्रांसफर जो जनवरी फरवरी में अगर कोई हो भी जाए, तो 31 मार्च से पहले कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो हमारे सीजीएम ने भी कहा कि भाई आप 31 मार्च तक रुक सकते हो। तो देन आई सेड ठीक है, 31 मार्च तक रुक जाते हैं। आई केम बैक इन अप्रैल। और उसके बाद जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि मई में महाराज ने वहां समाधि ले ली 31 मई को। एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये कि एक ही आयाम है ऐसा, और बड़े सारे अनुभूतियां अनुभव होते रहते हैं जो कि एक विश्वास को पक्का करते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वो अनंत है, और मैं ऐसा इसलिए समझता हूं क्योंकि लाखों करोड़ों की संगत अब गुरु जी से जुड़ी हुई।
रोज हजारों लाखों लोगों का एडिशन हो रहा। हर व्यक्ति मंदिर जाता है, हर व्यक्ति गुरु जी से जुड़ता है, चाहे वो उनका स्वरूप लेकर के जाए, चाहे स्वरूप देखे, चाहे फेसबुक पर स्वरूप देखे, चाहे इंटरनेट पर देखे, किसी भी रूप में जुड़े और उसके कष्ट दूर होते हैं, उसकी सारी समस्याएं दूर होती हैं, उसको अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होती है, उसको लगता है उसका उसके साथ उसका सहारा है। संगत ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती है कि उनके साथ कार में जी चल रहे हैं। संगत ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती है कि कार की टक्कर लगी, उनको लगा कि किसी ने उनको संभाल लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन करती है। एक मैं चित्र देख रहा था, इसमें एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाई थी ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हमारी क्या स्थिति। इसमें अर्थ को सन के साइज से कंपेयर किया गया था, सन के साइज को गैलेक्सी से, गैलेक्सी को यूनिवर्स से, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें नटशेल में ये दिखाया गया था कि इवन सन के सामने भी अर्थ एक पॉइंट की तरह से, और आप सोचिए कि उस पॉइंट पर भी हम कहां हैं। और ऐसे एक मिनिस्क्यूल माइक्रोन टाइप के पॉइंट के साथ में इस सारी सृष्टि का रचने वाला महाशिव, जो इस सारी सृष्टि को चला रहा है, लालन पालन कर रहा है, पता नहीं हमारे जैसे कितने मनुष्य, हमारे जैसे कितने प्राणी, कितने जीव, कितने ब्रह्मांड, कितने विश्व, सबका रचयिता, सबका चलाने वाला सिर्फ रच नहीं रहा है, चला भी रहा है, उनका ध्यान भी रख रहा है। जिस तरह से हमें ध्यान रख रहा है, जिस तरह से हमें लगता है कि महाराज ने हमें अपनी बाहों में ले रखा, जैसे हमें लगता है, हर आदमी को ऐसा लगता है, हर आदमी की अनुभूति है कि जैसे महाराज उसी के लिए बने, उसी के साथ हर वक्त उसकी हर समस्या को सुन रहे हैं। आप कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ चाहते हो, कभी किसी परेशानी में होते हो और याद करते हो, और वो परेशानी कहां निकल आता है। ये कैसे पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन somebody is omnipresent, आपके साथ है, हर तरह से समर्थ है, हर समस्या को जानता है, और बाहर की समस्या नहीं, आपके मन को भी जानता है। आप मन में भी जो चाहते हो उसको भी जानता है, और वो सिर्फ क्या कहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई कुछ चढ़ाना नहीं है, आपने सिर्फ प्यार करना, मांगना भी नहीं है, सिर्फ प्यार करना, सिर्फ विश्वास करना है कि मैं प्यार करता हूं, मैं मानता हूं, और मेरी कोई भी समस्या होगी उसको ये हल कर, एंड ही डज इट। और इसके बाद भी शंकर जी महाराज कई बार कहते थे कि जो मैं दे सकता हूं वो लोग मांगते हैं। तो आप देखिए कि इसके आगे क्या मिल सकता, अनंत, और अनंत काल से पता नहीं क्या क्या देते आ रहे हैं। उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप वहां से हो, अगर आप छोटी सी बात पे ध्यान दें कि मैं और कमांडर शर्मा 1972 में मिले, हमारा दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग। मैं ईस्टर्न यूपी से आता था और ये वेस्टर्न यूपी से थे। उस टाइम मैं बीएससी करके आया था और ये इंटर करके आए थे, तो हम दोनों की एज में भी 2-3 साल का डिफरेंस था शायद। कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड, कंप्लीटली डिफरेंट एजुकेशन, मेंटल मेकअप थोड़ा दोनों का अलग अलग, क्योंकि हमारे फादर सरकारी नौकरी में थे, इनके फादर पुलिस में थे। लेकिन ये महाराज की प्लान में था कि तुम कमांडर शर्मा से मिलोगे, और यही कमांडर शर्मा तुम्हें एक दिन मेरे पास लेकर आने का माध्यम बनेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कमांडर शर्मा ने गुरुजी का जिक्र सन 2000 दिसंबर में किया और मेरा बुलावा आया मई में। तो जब तक आपका समय नहीं है, जब तक महाराज ने तय नहीं किया है कि अब आपको आना है, तब तक आप नहीं पहुंचे। और इस जर्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई नया पुराना नहीं। नया पुराने तो तब होंगे ना जब आप इस जन्म के स्केल पे चल रहे हैं कि अब हम इतने साल के हो गए हैं, उस साल को मिले थे, तब मिले थे। लेकिन जिस जर्नी का आपको पता ही नहीं है, जिसको सिर्फ गुरु महाराज जानते, इससे पहले तुम कब मिले, और तुम तो एक बार चले गए तो उसके बाद में पता नहीं कितने हजार साल बाद लौटोगे।
फिर कितने जन्मों बाद महाराज से फिर दोबारा मुलाकात हुई, और वो आपको इस तरीके से अपने साथ में लेकर के चलना है, हर जन्म के साथ संभाल करके आपका ध्यान रख रहे हैं। 400 साल के बाद भी आपको बता रहे हैं कि तुमसे 400 साल पहले जो महाशिव जिसने अपने लिए पूरे ब्रह्मांड में शमशान की भूमि चुनी हो, जिसका अपना किसी से लेना देना नहीं हो, आप गुरु जी के अपने जीवन काल पर भी देखो, उन्होंने सिर्फ कल्याण के लिए लोगों को बुलाया और कल्याण करते रहे, और फिर इस तरह से चले गए, कल्याण करते करते समाधि ले ली, उसके बाद भी अनंत में छा गए, अनंत में। अब हर आदमी के पास में गुरु जी हैं, हर व्यक्ति के पास गुरु जी हैं, हर उस व्यक्ति के पास जिसको जरा सी भी उत्कंठा है, जरा सी भी जिज्ञासा है, जो उनको इस तरह से भी याद कर लेते हैं कि अच्छा हमारे लिए ये काम करके बताओ तो हम आपको विश्वास करें। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो इस टेस्ट के साथ में आते हैं कि आप हमारे ये काम कर दो तो हम आपको मानेंगे, और वो करते हैं। तो ऐसे महाशिव हमारे गुरु जी, उनका जितना भी गुणगान किया जाए, उनके जितने भी सत्संग किए जाएं कम है। ऐसे अनंत महादेव को शत शत नमन। इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय गुरु जी।